नमस्कार। आज हम बिहार चुनाव के गर्माते माहौल के बीच आई एक खबर पर बात कर रहे हैं। ये खबर इसने राजनीतिक गलियारों में काफ़ी हलचल मचा दी है कि नेता तेज प्रताप यादव का एक, आप कह सकते हैं, बेहद चौंकाने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जिसने न सिर्फ उनके और पार्टी के रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि बिहार की चुनावी राजनीति में एक नया मोड़ सा ला दिया है। और बात सिर्फ बयान तक ही नहीं है, उनके कुछ कदम भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो आज हम इसी जानकारी की तह में जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई तेज प्रताप यादव के इस बयान और उनके इन कामों के पीछे क्या मायने हो सकते हैं और बिहार के चुनावी समीकरणों पर इसका क्या असर पड़ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस बयान पर आते हैं जिसने सबका ध्यान खींचा है। तेज प्रताप यादव का कहना है, मैं आरजेडी में लौटने से अच्छा मौत चुनूंगा। चुनाव के ठीक बीच में अपनी ही पार्टी या कहें पूर्व पार्टी के लिए इतने कठोर शब्द, ये बहुत भारी लगते हैं। क्या लगता है आपको, ये सिर्फ गुस्से का इजहार है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छिपी है? ये शब्द वाकई बहुत वजनदार है होस्ट, खासकर जब एक ऐसी शख्सियत से आए जो एक बड़े राजनीतिक परिवार से हो। देखिए, राजनीति में ना भाषा का चयन कभी बस यूं ही नहीं होता। मौत चुनूंगा जैसे जो ये चरम शब्द हैं, ये सिर्फ असहमति या नाराजगी से बहुत आगे की बात है। ये अक्सर उस पॉइंट की तरफ इशारा करता है जहां बातचीत के, सुलह के, वापसी के लगभग सारे रास्ते बंद हो चुके हों, या कम से कम सार्वजनिक तौर पर ऐसा ही दिखाया जा रहा हो। एक तरह से दरवाजे पर ताला लगाने जैसा कि भैया वापसी की कोई गुंजाइश नहीं बची है। काफी हद तक हाँ, इसे एक तरह का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न घोषित करने जैसा समझा जा सकता है। ये दिखाता है कि मतभेद कितने गहरे हैं, कि व्यक्ति राजनीतिक अलगाव को जीवन मरण के प्रश्न जैसा बना रहा है। और ये आरजेडी नेतृत्व के लिए भी एक सीधा और कहना पड़ेगा बहुत कड़ा संदेश है। साथ ही उनके जो समर्थक हैं उनको भी एक स्पष्ट सिग्नल देता है कि भैया कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, रास्ते बिल्कुल अलग हो चुके हैं। ऐसी भाषा का इस्तेमाल अक्सर आप देखेंगी भावनात्मक अपील के लिए और अपनी पोजीशन को पूरी दृढ़ता से रखने के लिए भी किया जाता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या इस तरह की जो एक्सट्रीम भाषा है इसका उल्टा असर भी हो सकता है? क्या आम वोटर या राजनीतिक विश्लेषक इसे गंभीरता से लेंगे या इसे सिर्फ एक ड्रामा समझकर खारिज कर देंगे? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। देखिए, इसका असर दो धारी हो सकता है। एक तरफ जो उनके कट्टर समर्थक हैं या जो लोग आरजेडी नेतृत्व से पहले से ही मान लीजिए नाराज चल रहे हैं, उनके लिए ये बयान तेज प्रताप की हिम्मत, उनके सिद्धांतों के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक बन सकता है। ये उन्हें और मजबूती से लामबंद कर सकता है। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ जो न्यूट्रल वोटर्स हैं या जो राजनीति में थोड़ी स्थिरता, थोड़ी परिपक्वता देखना चाहते हैं, उन्हें ये भाषा बहुत ज्यादा आक्रामक लग सकती है, बचकानी या नाटकीय लग सकती है। इससे तेज प्रताप की छवि एक गंभीर राजनेता के बजाय एक बागी, शायद कुछ हद तक कहें तो अव्यवहारिक व्यक्ति की बन सकती है। तो हाँ, रिस्क तो है इसमें। रिस्क तो है। और इसी बयान के इर्द गिर्द एक और दिलचस्प बात उन्होंने कही है। तेज प्रताप ने यह भी दावा किया कि वे सत्ता के भूखे नहीं हैं। अब ये थोड़ा चौंकाता है। एक तरफ इतना तीव्र, इतना फाइनल सा लगने वाला बयान और दूसरी तरफ सत्ता से पूरी विरक्ति का दावा। इन दोनों बातों में तालमेल बिठाना थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? बिल्कुल, ये विरोधाभास राजनीति में अक्सर देखने को मिलता है और ये पहलू बहुत दिलचस्प है। मैं सत्ता का भूखा नहीं हूँ या मुझे कुर्सी का लालच नहीं है, ये भारतीय राजनीति के सबसे पॉपुलर और शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले जुमलों में से एक है। इसका एक मकसद तो साफ होता है, अपनी छवि को चमकाना, खुद को एक ऐसे नेता के तौर पर पेश करना जो पर्सनल गेन के लिए नहीं बल्कि किसी ऊंचे आदर्श, सिद्धांत या जन सेवा के लिए राजनीति में है। हाँ, ये तो सुनते ही रहते हैं। लेकिन जब हम उनके हालिया कदमों को देखते हैं, जैसा कि हमारे सोर्स में भी बताया गया है, तो ये दावा थोड़ा खोखला सा नहीं लगता? आप बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ रहे हैं। सोर्स हमें बताता है कि उन्होंने सिर्फ बयान नहीं दिया है बल्कि ठोस कदम भी उठाए हैं। उन्होंने जनशक्ति जनता दल नाम से अपनी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। अब देखिए, एक नई राजनीतिक पार्टी बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का सबूत है।
इसके लिए जमीन पर संगठन बनाना पड़ता है, रिसोर्सेज जुटाने होते हैं, लोगों को जोड़ना होता है। ये सब कुछ सत्ता और राजनीतिक प्रभाव हासिल करने की दिशा में एक बहुत ही सोचा समझा और सक्रिय प्रयास है। तो क्या ये माना जाए कि सत्ता का भूखा नहीं वाला बयान सिर्फ एक मुखौटा है असल इरादों को छुपाने के लिए, या इसकी कोई और व्याख्या भी हो सकती है? इसकी कई परतें हो सकती हैं। देखिए, एक तो जैसा आपने कहा, ये एक स्ट्रेटेजिक बयान हो सकता है ताकि उनकी लड़ाई को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की उपज न माना जाए, बल्कि सिद्धांतों की लड़ाई के तौर पर देखा जाए। वो शायद ये मैसेज देना चाहते हैं कि उन्हें आरजेडी की मौजूदा व्यवस्था या लीडरशिप से दिक्कत थी, ना कि सत्ता से एज सच। अच्छा। दूसरी व्याख्या ये हो सकती है कि वे सत्ता को एक खास कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हों। शायद आरजेडी के भीतर की जो सत्ता संरचना है या उसके काम करने का तरीका, उससे उन्हें विरक्ति हो और वे अपनी पार्टी के जरिए एक अलग तरह की, शायद ज्यादा शुद्ध राजनीति करना चाहते हों। ऐसा उनका दावा हो सकता है। ये दिलचस्प पॉइंट है। यानी हो सकता है वो कह रहे हो कि उस तरह की सत्ता के भूखे नहीं है जिस तरह की सत्ता उन्हें आरजेडी में मिलती या दिखती थी। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वो शायद अपने आप को आरजेडी के जो स्थापित नेता हैं उनसे अलग दिखाना चाहते हों, जिन पर वो एक तरह से इनडायरेक्टली सत्ता के भूखे होने का आरोप लगा रहे हों। ये भी एक तरीका है अपने विरोधियों को नैतिक रूप से कमजोर दिखाने का। सही। और तीसरी बात, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, ये उनके समर्थकों को इमोशनली जोड़ने का एक तरीका है। उन्हें ये विश्वास दिलाना कि वे एक पाक साफ मकसद के लिए बिना किसी लालच के लड़ रहे हैं। तो ये बयान शायद सच, रणनीति और इमेज बिल्डिंग का एक मिला जुला रूप हो सकता है। और सिर्फ पार्टी बनाना ही नहीं, वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। सोर्स बताता है कि वे महुआ सीट से मैदान में हैं। पार्टी बनाने के बाद चुनाव लड़ना तो सीधे सीधे सत्ता की राजनीति का हिस्सा बनना हुआ है ना? हाँ बिल्कुल। महुआ सीट से चुनाव लड़ना इस पूरे मामले को और ज्यादा कॉन्क्रीट बना देता है। चुनाव लड़ना विधायिका में पहुंचने का, यानी सीधे तौर पर सत्ता के स्ट्रक्चर का हिस्सा बनने का प्रयास है। ये उनके सत्ता से विरक्ति वाले दावे को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। अगर कोई व्यक्ति वाकई सत्ता से विरक्त है तो वो शायद राजनीति से संन्यास ले ले या सामाजिक कामों में लग जाए, लेकिन अपनी पार्टी बनाकर, इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर कराकर, उम्मीदवार बनकर प्रचार करके वोट मांगना, ये सभी काम तो सत्ता हासिल करने की प्रक्रिया के ही हिस्से हैं। महुआ सीट का चुनाव करना, क्या इसका कोई खास महत्व है? क्या ये सीट आरजेडी या यादव परिवार के लिए पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण रही है? सोर्स में इसका ब्यौरा तो नहीं है, लेकिन आमतौर पर नेता सीट का चुनाव बहुत सोच समझकर करते हैं। जी, सोर्स में स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं है, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं। राजनीति में सीट का चुनाव कभी रैंडम नहीं होता। अक्सर नेता वो सीट चुनते हैं जहां उनका पर्सनल इन्फ्लुएंस हो, जातीय समीकरण उनके फेवर में हो, या फिर वो उस सीट को जीतकर कोई बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देना चाहते हों। अगर महुआ सीट आरजेडी का गढ़ रही है या यादव परिवार का पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र रहा है, जैसा कि अक्सर बिहार की राजनीति में होता है, तो तेज प्रताप का वहां से लड़ना आरजेडी के लिए एक सीधी और बहुत बड़ी चुनौती है। ये सिर्फ एक सीट हारने जीतने का मामला नहीं रह जाता, ये उस इलाके में पार्टी के दबदबे को सीधी चुनौती देने जैसा है। यानी ये कदम सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नहीं, बल्कि सीधे तौर पर आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगाने की एक सोची समझी रणनीति है। निश्चित रूप से इसे राजनीतिक भाषा में वोट कटवा की भूमिका निभाना भी कहा जा सकता है। हालांकि उनका मकसद शायद सिर्फ वोट काटना ना होकर सीट जीतना भी हो, लेकिन इसका प्रैक्टिकल असर यही होता है।